तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम को। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहन सुब्रमण्यम, इनको साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। वे किनका स्थान लेंगे? शैलेश तिनिकर की जगह लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन ये पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। अच्छा मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आप सबको पता है न्यूयॉर्क में है। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं इसके? 193 हैं। और सबसे नवीनतम 193वां कौन सा नंबर का देश है? साउथ सूडान है, जिसकी कैपिटल होती है जुबा। आपको याद है रुचिरा कंबोज के बारे में? इंपॉर्टेंट नाम है ये। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया था टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह। और अभी आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। बताओ बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है जिन्हें अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया? रबाब फातिमा। नाम ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। बताइए, अभी यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। तो यूके के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन पर अभी उनके नेतृत्व के विरोध में 50 से ज्यादा सांसदों और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एलिजाबेथ बॉर्न। और बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बन गई है मिया मोटली। और अभी बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बनी थी? डेमसेंड्रा मैसन बनी थी। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी जुलाई 2022 में किसे G20 के लिए नया शेरपा बनाया गया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत को। आपको याद तो है ना, हम लोगों ने पढ़ा था 2021 में हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिनको G20 के लिए भारत का शेरपा बनाया गया था। अब पहला प्रश्न तो आपके ये माइंड में आएगा कि शेरपा मतलब? तो G20 में किसी भी देश का प्रतिनिधि कहलाता है शेरपा। अब आप कहोगे कि ऐसा हुआ क्या कि पीयूष गोयल के स्थान पे अमिताभ कांत को लाया जा रहा है? तो एक्चुअली में उनके पास काम का बर्डन ज्यादा है, उनके पास कई कैबिनेट पद आ चुके हैं, इसीलिए वे अब G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अब क्या होगा? नीति आयोग के जो अभी तक CEO थे अमिताभ कांत, अब वे G20 के शेरपा बनेंगे। आपको पता है भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 2023 में। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास में है और 2021 में थी इटली के पास में। आपको एक और बात बता दूं कि अभी जो भारत है वो इंडोनेशिया और इटली के साथ में G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, इसमें 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में ही 27 देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। आपको बताएं 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास। और G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास। अभी क्वाड देशों की जो चौथी बैठक हुई थी 2022 में, कहां पे हुई थी? टोक्यो जापान में। और अगले साल 5वीं बैठक कहां पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। अच्छा मुझे बताओ, अभी नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे बीजेपी के द्वारा दक्षिणी राज्यों से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया? प्रश्न ध्यान से सुनना, नहीं किया गया पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इलैया राजा, नीरज चोपड़ा, वीरेंद्र हेगड़े और KV विजयेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। देखो आप तो जानते हो जो राज्यसभा है, जिसे आप उच्च सदन कहते हो, इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रही PT उषा, एक संगीतकार और गायक हैं इलैया राजा, पटकथा लेखक हैं V विजयेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी हैं वीरेंद्र हेगड़े। इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की है। सभी का कार्यकाल 6 साल का होगा। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। चलो राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ध्यान से सुनना। राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया 80। और अगर आपसे पूछे राज्यसभा कौन सा सदन है, ये भी मैंने आपको बताया अभी उच्च सदन है।
लोकसभा निम्न सदन है। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1992 1952 में। चलो बताओ कौन से सभा का विघटन नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा राज्यसभा। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा संसद का स्थायी सदन है तो आंसर होगा राज्यसभा। अच्छा बताओ राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। और बताओ राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। चलो बताओ राज्यसभा सदस्य आप बन गए, कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। बताओ राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा बताओ राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्ण मूर्ति थे। और अभी वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्वेश्चन बताए, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय आयोग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा आर दिनेश को। तो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आर दिनेश, जिन्हें अभी 2022-23 के लिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको याद होगा अशोक सूता का नाम। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सूता, जिनको अभी CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और मोहन सुब्रमण्यम ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने हैं। मोहम्मद जलूद इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने। और तपन कुमार डेका ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए जुलाई 2022 में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर के गुप्ता को। तो अभी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे टी श्रीकांत का स्थान लेंगे। अच्छा अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए बने थे। कौन? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के बने थे? तो इसको याद रखने का हमने ट्रिक भी देखा था। ऐसे याद रखो, आपको बताया ये तो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहोगे 25 जनवरी 1950 को। तो ये 25 ही आंसर है, मतलब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के हैं। और अगर आपसे पूछे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में राजीव कुमार हो गए। और पहली महिला में कौन थी? VS रमा देवी थी। अभी आप जानते हो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? दिनकर गुप्ता। तो ये सारे गुप्ता आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ जुलाई 2022 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक। तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल का विस्तार अभी 2023 तक कर दिया गया। एक तो ये याद रखना। तो काम क्या है इनका? तो OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर सब क्लासिफिकेशन यानी कि उप वर्गीकरण करने के लिए यह आयोग बनाया गया था। अच्छा OBC को कितना आरक्षण दिया गया है? 27%। किसके द्वारा? मंडल आयोग के द्वारा। पर OBC में भी तो बहुत सारी कास्ट आती हैं, तो किसको कितना मिलेगा? यही कहलाता है OBC में सब क्लासिफिकेशन करना। और ये करने का काम सौंपा गया था न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को। अच्छा मुझे बताओ कि किस केस में ये कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी? तो आंसर होगा इंदिरा साहिनी केस। कब की बात है? 1992 में। तो याद रखना न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा OBC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 340 में। और बताओ शेड्यूल कास्ट SC से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 338 338। और ST से संबंधित है 338A 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत। और EWS की बात करेंगे तो 103वां संविधान संशोधन। और कितना है? 10% आरक्षण मिलेगा इसमें। चलो मुझे बताओ केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? संथानम समिति 1964 में। वैसे हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश पटेल हैं। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई आयोग। और इसने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीट तय की है? तो 90। ये भी कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ
अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा पारितोष त्रिपाठी। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पारितोष त्रिपाठी को अपना एमडी सीईओ बनाया है। ये किनका स्थान लेंगे? पीसी कांडपाल का। आपको पता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना होती है 2009 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अभी इसने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया था, हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन शुरू किया था, और इसने ही आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च किया था। चलो बताओ, अभी हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? आर के गुप्ता बने हैं। और वैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आंसर होगा टी राजा कुमार। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं एसएस मुंदड़ा। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अल्वारो लारियो को। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए प्रेसिडेंट होंगे स्पेन के अल्वारो लारियो। ये इस पद पर आने वाले 7वें व्यक्ति होंगे, या यूं कह दो 7वें अध्यक्ष होंगे। ये किनका स्थान लेंगे? गिलबर्ट होंगबो का स्थान लेंगे। और इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट भी है। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने थे, और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी बने थे, गिलबर्ट होंगबो। वैसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। आप जानते हो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने थे? पारितोष त्रिपाठी। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने थे तपन कुमार डेका। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर बने। किनका स्थान लिया? अमिताभ कांत का, जो अब खुद G20 के लिए भारत के शेरपा बने हैं। वैसे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। तो सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। आप जानते हो अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चीफ कौन बनी थी? तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई। आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? आर सुब्रमण्य कुमार। और अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कौन बने? तो आंसर होगा विकास कुमार। बाकी आप जानते हो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे विनय कुमार त्रिपाठी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का जीवन भर के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी को। आप जानते हो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनको अभी जीवन भर के लिए युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। बाकी पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड बने अभी स्वरूप कुमार साहा। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनी थी कौन? निधि छिब्बर। और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने पुष्प कुमार जोशी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे गोवा शिपयार्ड का नया प्रमुख बनाया गया? तो आंसर होगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। तो याद रखना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अभी ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। आप मुझे बताओ, अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के प्रमुख कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन कौन बने? सतीश पाई। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर एस राजू। आप लोग बताओ, अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे रेलटेल का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार को। तो अभी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी संजय कुमार को चुना गया है। आप जानते हो अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कौन बने थे? ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विकास कुमार। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलो एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, विनय कुमार सक्सेना ये अभी क्या बने हैं? बताओ। बाकी रेलटेल ने अभी 100 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया। यहाँ पे प्रधानमंत्री वाणी, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो आपको रेलवे में फ्री में इंटरनेट मिलता है ना, उसकी बात हो रही है। रेलटेल का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना होती है सन 2000 में। और आपको बता दूं, इस साल फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट 2022 आई थी, उसमें रेलटेल 124वें स्थान पे था। और रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड जीता था।
ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में किस बीमा कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने स्विच नाम से, जो कि भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसे अभी लॉन्च किया है। स्विच की बात करें तो ये पूरी तरह से डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित मोटर पॉलिसी है, जो गति का पता लगाती है और वाहन चलाने पर बीमा को स्वचालित रूप से सक्रिय करती है, जिससे ग्राहक के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं शनाई घोष। बाकी आप जानते हो, अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसने साइबर वॉल्ट एज बीमा योजना शुरू की है। उससे पहले इसने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था इसने। और बजाज अलियांस की बात करें तो अभी इसके नए एमडी सीईओ बने थे, तपन सिंगल नाम है। और ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम इसने लॉन्च किया। केयर फॉर हॉकी कैंपेन लॉन्च किया था। एलआईसी ने अभी धन संचय योजना शुरू की थी, ये याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला हैं। उन्होंने अभी भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। और इस सम्मेलन का नाम था इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। क्या आप मुझे बता सकते हो, जानवरों के लिए भी भारत का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ। तो भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। हमने कहा दूसरी भारतीय, तो इनसे पहले ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन रह चुके हैं? ये प्रश्न आ रहा होगा आपके माइंड में। तो आंसर होगा रघुराम राजन, जो कि 2003 और 2006 के बीच में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। अभी गीता गोपीनाथ तो ये अभी अक्टूबर 2018 में आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। फिर बाद में अभी दिसंबर की बात है, इन्हें आईएमएफ के पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया। देखो, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज इसके 190 हैं। 190वां कौन सा है, या नवीनतम मेंबर कह दूं तो आंसर होगा एंडोरा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और वैसे अभी इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर हैं। अच्छा, दो रिपोर्ट आप जरूर याद रखना, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इनको जारी करता है आईएमएफ। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये यूपीएससी शायद 2014 में पूछा गया था। और इसी तरह से है एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वो प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है और इसमें आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूपी। तो अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। इस तरह से राज्य में अब 13 एक्सप्रेस वे हैं और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। टोटल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। इसी तरह से याद रखना, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी आपका यूपी है। कितने हैं? 5। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही है, लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर भी है लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। मुख्यमंत्री है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा पहली एआई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली में।
तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने डिफेंस सेवाओं के लिए खास तौर से तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित 75 अत्याधुनिक उत्पादों का प्रोडक्ट्स का भी उद्घाटन किया। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इसको भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। 29 किलोमीटर टोटल लंबाई है, हरियाणा में 19 किलोमीटर होगी और दिल्ली में 10 किलोमीटर होगी। मैंने आपको ये भी बताया। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है या आप इसे नेशनल हाईवे 248BB या द्वारका एक्सप्रेसवे सिंपल इसे कह सकते हैं। ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इतना आप याद रखो, लंबाई याद रखो 29 किलोमीटर, लागत है 9,000 करोड़ रुपए। किस किस नाम से आप जानते हो इसे ये याद रखो। कब तक बनके तैयार होगा? 2023 तक। चलो कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर्स के, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। भारत के किस नेशनल हाईवे पर देश की पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया था? तो आंसर होगा राजस्थान के बाड़मेर में जो नेशनल हाईवे 925A है उस पर। और जो विमान था उसका नाम है हरकुलिस विमान। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताओ अभी स्टील स्लैग स्लैग मतलब कचरा, स्टील का जो कचरा है, उससे सड़क कहाँ पे बनी है? सूरत में। और आप जानते हो सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बन रहा है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? वैसे तो नेशनल हाईवे 7 है, इसका नाम बदल के अभी नेशनल हाईवे 44 कर दिया, जिसकी लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर। आप जानते हो जो उत्तर प्रदेश है ये 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। अभी 16 जुलाई की ही बात है, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वहां पे उद्घाटन किया था। वैसे इसके बारे में भी हम पर्टिकुलर एक प्रश्न पढ़ेंगे, वहां पे आप इसके बारे में जानना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से निकलते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया। मतलब इसमें आपके चारों तरफ एक स्क्रीन लगी होगी, उसमें वर्चुअल दुनिया आपके सामने होगी। आपको कभी लगेगा कि आप जंगल में हो, कभी बर्फबारी देखोगे और दुनिया में मतलब किसी भी स्थान में जा सकोगे वर्चुअली, नॉट रियली। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ भारत ने कहा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा नागपुर। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महाराष्ट्र मेट्रो का नाम दर्ज किया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। क्या पूछेंगे आपसे इस प्रश्न में? आप तो वो सुनो कि भारत ने अभी कहां पे सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया है? तो आंसर होगा नागपुर में, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर। डबल डेकर मतलब समझ गए ना, जैसे कि डबल डेकर बस होती है, बस के ऊपर बस, उसी तरह से फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर। नीचे तो जमीन पे रोड होता ही है, आप उस पर फ्लाईओवर बना देते हो, तो वहां पे भी आपकी गाड़ियां चलेंगी और उसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर होगा, वहां पे आपकी क्या चलेंगी? मेट्रो वगैरह चलेगी। ऐसा है ये। तो ये भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। कहां पे? नागपुर में। लंबाई जरूर याद रखना 3.14 किलोमीटर है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए? तो आंसर होगा 13। तो रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। अभी रोहित ने 7 जुलाई 2022 की बात है, साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किसने विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता, वुमेन सिंगल टाइटल? तो आंसर होगा एलिना रिबाकिना ने।
एलिना रिबाकिना ये कहाँ से हैं? तो ये कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली ये पहली टेनिस प्लेयर हैं कजाकिस्तान की। एलिना रिबाकिना इनका नाम है, जिन्होंने अभी विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। किसको हराया? ट्यूनिशिया की ऑन्स जबूर को हराया है। याद रखना, विंबलडन ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, उनमें सबसे पुराना यही है। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, लेकिन अगर आपको पता है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ किसने जीता और कौन सी वो कंट्री के हैं, और अगर और भी ज्यादा याद है तो ये बताओ किसको हराया। हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया प्रश्न, बताओ किसने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो ये हमने कहा 2022 का तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, और इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। 2 पॉइंट आपको यहां से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि अब सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने के मामले में ये दूसरे स्थान पे आ गए हैं। 7 बार इन्होंने जीत लिया है विंबलडन ओपन। इनसे आगे कौन है? रॉजर फेडर हैं, 8 बार जीत चुके हैं। पर अगर हम बात करें टोटल ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच कौन से स्थान पे हैं, तब भी ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रॉजर फेडर को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। और इनसे आगे कौन है? राफेल नडाल हैं, वो 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच का ये 21वां है, और इनसे पीछे हैं राफेल नडाल, वो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अच्छा, यहां पे नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया। रॉजर फेडर ये स्विट्जरलैंड के हैं और राफेल नडाल स्पेन के हैं। ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यहां से क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। प्रश्न ये पूछते हैं कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बहुत सिंपल है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। दूसरा फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन को हरा करके ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है। याद रखना, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन है। वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन भी बोल दोगे तब भी इस साल का ऑस्ट्रेलियन वाला खिताब चार्ल्स लेक्लर्क ने ही जीता था। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी किसे जून महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा जॉनी बेयररेस्टो। तो इंग्लिश बल्लेबाज हैं जॉनी बेयररेस्टो, जिन्हें जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की मैरी जेन कैप को चुना गया। कौन से महीने की बात कर रहे हैं? जून महीने की बात कर रहे हैं। मेंस और वुमेन्स दोनों का याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस भारतीय ने 94 साल 94 ईयर की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका भगवानी देवी। वो कहते हैं ना, अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो उम्र आपके लिए मात्र एक संख्या है। तो कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 94 ईयर की भगवानी देवी डागर ने। आप अपने आसपास देखते होंगे जिंदगी के जिस उम्र में लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते, भगवानी देवी ने उस उम्र में विदेशों में भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि अभी उन्होंने 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीता है। ये हरियाणा के रहने वाली है भगवानी देवी। इन्होंने 94 ईयर की उम्र में ये मेडल जीतकर दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ये फिनलैंड में हुई, जहां उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड लेकर के गोल्ड जीता। इसके अलावा उन्होंने शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स के तत्वावधान में हर 2 साल में होती है। ये 35 साल या उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 22। अच्छा, ये एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही थी? मनामा, बहरीन में।
जिसमें भारत ने 22 मेडल जीते हैं। 4 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर हैं और 9 ब्रोंज हैं। ये 4 गोल्ड किस किस ने जीते? प्रियंका ने जीते 65 किलोग्राम वर्ग में, आरजू ने जीते 68 किलोग्राम वर्ग में, अंतरिम ने जीता 53 किलोग्राम कैटेगरी में और सुजीत ने जीता 65 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद शामी। तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जॉस बटलर का विकेट लेते ही वनडे में अपना 150 विकेट पूरा कर लिया। तो इस तरह से वे 80 वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वैसे आपको बताऊं, वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ना, वो ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क के नाम है। उन्होंने 77 वनडे मैच में 150 विकेट लिए थे। तो ध्यान रखना दोनों के नाम, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है और इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर। कहाँ पे होंगे इस बार के ये कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम यूके में। वैसे ये आपको बता दूं 1930 में शुरू हुए थे। कहाँ पे हुआ था वो 1930 वाला संस्करण? कनाडा में। और इसमें अभी तक केवल एक ही बार पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था 1998 में, जो कि हुए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। और अब महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया जा रहा है सन 2022 में, जो होगा कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। तो भारतीय महिला टीम में याद रखना कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर और वाइस कप्तान होंगी स्मृति मंदाना। इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। देखो, अब आपके माइंड में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2022 में जो अभी 36वें नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। बाकी मैं आपको बता दूं एक और प्रश्न कि कौन से 2 देश अभी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर बने हैं? तो आंसर होगा टोगो और गैबॉन। और इस तरह से टोटल कितने राष्ट्रमंडल देश हो गए? तो आंसर होगा 56 हो गए हैं। अभी 2022 में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये रवांडा की कैपिटल किगाली में हुई थी। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि तरुण मजूमदार का निधन हो गया। वे क्या थे? वे फिल्म निर्देशक थे। तो प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक थे तरुण मजूमदार, जिनका अभी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है कब? 1990 में। चलो मुझे बताओ, अभी एक फिल्म काफी चर्चा में थी, कश्मीर फाइल्स। इसके निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। ऐसे याद रखना, इस फिल्म को देख करके सबका विवेक जाग उठा था। इस फिल्म ने सबके दिलों में आग लगा दी थी। विवेक अग्निहोत्री। लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। इंदौर में इनका जन्म होता है। और अभी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया। पद्म विभूषण दिया गया अभी इन्हें। इनका जन्म उत्तराखंड में होता है। गोरखा बटालियन से संबंधित थे ये। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये। अभी पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। इनका संबंध कथक से था। और पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे था? सितार से। अच्छा, एक बंगाली गायिका का नाम और याद रखना, संध्या मुखर्जी। इनका भी निधन हो गया। अभी 2022 में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। क्या नाम है? शिंजो अबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनका अभी पश्चिमी जापान के सायोनारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मार करके उनकी हत्या कर दी और उनका निधन हो गया। आपको बता दूं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से 2020 में इस्तीफा दे दिया था और ये देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। हमने इनको कुछ अवार्ड्स दिए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये शख्सियत, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में ही हमने इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया था। 2021 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। नाम याद रखना। वैसे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। बताओ मुझे, अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन बने? फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट
गुस्तावो पेट्रो बने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अभी जुलाई 2022 में ओपेक के महासचिव का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? मोहम्मद बरकिंडो। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये ओपेक, जिसके महासचिव थे मोहम्मद बरकिंडो, जिनका अभी निधन हो गया। वे नाइजीरिया से थे। अच्छा, नाइजीरिया से तो आप ही बताना, नाइजीरिया से कौन है जो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? ये मेरा प्रश्न रहेगा आपसे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये भी नाइजीरिया से थे, मोहम्मद बरकिंडो। इनका निधन हो गया। ओपेक के महासचिव थे ये 2016 में ही ओपेक के महासचिव बने थे और अभी जुलाई 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही निधन हो गया इनका। ओपेक की बात करें तो इसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में बात करोगे तो टोटल 13 सदस्य देश हैं। आपको याद होगा अभी 2018 में कतर इससे बाहर हो गया था। वैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में है। चलो आप मुझे बताओ, फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा वी कृष्णमूर्ति। ये भेल के, सेल के, मारुति उद्योग के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी निधन हो गया इनका। फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इन्हें कहा जाता है। और दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का भी निधन हो गया। ये रशिया के ग्रैंड मास्टर थे। अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नाम है यूरी एवरबक। ध्यान रखना, ये नाम भी बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि अभी भारतीय इंटरनेट के जनक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा ब्रजेंद्र के सिंघल। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे ये ब्रजेंद्र के सिंघल। इनका अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक के रूप में भी जाना जाता था। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए ना कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, ईओ विल्सन को। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी थे, जिनके चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन ने उन्हें दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बना दिया था। लेकिन अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। आप जानते हो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का नाम भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का पिता, यानी कि इंडियन पीएसयूज के फादर इनको कहा जाता था, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को, जिनका भी निधन हो गया। वे भेल के, सेल के और मारुति उद्योग के अध्यक्ष रह चुके थे। और नरेंद्र सिंह कपानी की बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स का जनक इन्हें कहा जाता था। इनका भी निधन हो चुका है। और कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे चाइना के हाइब्रिड चावल का जनक किसे कहा जाता है? पिछले साल इनका निधन हुआ था। तो आंसर होगा युआन लोंगपिंग। और आप जानते हो भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? फकीर चंद कोहली को। ये टीसीएस के पहले सीईओ और संस्थापक भी थे। वैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति का निधन हो गया। उनका नाम बताइए। जॉस एडुआर्डो डॉस सैंटोस, फुलटॉस मिंटोस। तो ये इनका नाम है, जॉस एडुआर्डो। तो अंगोला के ये सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति थे, जॉस एडुआर्डो डॉस सैंटोस, फुलटॉस मिंटोस, जो भी है। इनका भी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने अफ्रीका का सबसे लंबा गृह युद्ध लड़ा और अफ्रीका को एक प्रमुख तेल उत्पादक बना दिया था। अंगोला ये एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है जिसकी कैपिटल होती है लुआंडा। करेंसी है अंगोलन क्वाजा। अच्छा, आप जानते हो अभी ओपेक के महासचिव का भी निधन हो गया। उनका नाम था मोहम्मद बरकिंडो। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हो गया। उनका नाम था लियोनिद क्राउचुक। और यूजीन पार्कर ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने सोलर विंड यानी कि सौर ऊर्जा के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। इनका भी अभी निधन हो गया। याद रखना नाम। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी उन्होंने लोक प्रशासन में, किसमें? लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
आप जानते हो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं की याद में ये सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन भवन परिसर की आधारशिला भी रखी थी। तो सिंपल सा याद रखना, किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह ने। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश के कानपुर की है मिसेज पल्लवी सिंह, जिन्होंने अभी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। आप जानते हो सिनी शेट्टी का नाम, ये कर्नाटक की हैं। अभी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता। और खुशी पटेल जानते हो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था। और शाइलिन फोर्ड का नाम जरूर सुना होगा, ये अमेरिका की है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था इन्होंने। एक और प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे अब। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? ये 70वीं नंबर की थी, 70th। तो आंसर होगा, मैं ही बता देता हूँ, हरनाथ संधू। और ये कहाँ से? चंडीगढ़ से है। और ये हुआ कहाँ पे था? ये इजराइल में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्टिक हैं ये सिमोन बाइल्स, जिनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे सम्मानित किया। और इसी के साथ ये 25 वर्षीय सिमोन बाइल्स ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की जीवित युवा बन गई हैं। वैसे तो एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब सहित 17 अन्य लोगों को इस पदक से सम्मानित किया गया, लेकिन आप समझ रहे हो ना ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की युवा बन गई हैं ये। आपको बता दूं, याद होगा आपको वैसे, कि टाइम मैगजीन ने 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना था सिमोन बाइल्स को। और बताओ, अभी टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना था? एलन मस्क को, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक, जिन्होंने पहले बोला ट्विटर खरीदेंगे, बाद में बोला नहीं खरीदेंगे। ये अभी कन्फ्यूज हुआ रहे हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको और बताऊंगा। अभी मेरिना वियाजोवस्का का नाम आपने सुना होगा, ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं, जिन्हें अभी फील्ड अवार्ड्स 2022 दिया गया। वैसे तो 4 लोगों को दिया गया, लेकिन उन चारों में से ये एक महिला है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसलिए यह अवार्ड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यूके की पार्लियामेंट ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और रूथ ओजेकी, ये यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी, जिन्होंने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता था उनके नॉवल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नारायण कुमार को। तो अभी जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया। आप जानते हो, अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी कि शिंजो अबे, उनका निधन हो गया। अभी हमने 2022 में नेताजी अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। पिछले साल 2021 में पद्म विभूषण से हमने इनको सम्मानित किया था। अच्छा, अभी इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आप आगे पढ़ोगे। इन्हें जापान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगर आपको पता है उस सम्मान को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे ही सही। आप जानते हो, अभी चारुदत्त मिश्रा का नाम आपने पढ़ा होगा। व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला था हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। विजय अमृतराज की बात करेंगे, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला था। और पीवी दोषी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी, भारतीय वास्तुकार है और अभी इन्हीं को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने छोटे शहरों के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको मदद देने, उनको चुनौतियों से निपटने लायक बनाने, या यूं कह दें उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। इसमें जो छोटे स्टार्टअप्स होंगे, उनके जो संस्थापक होंगे, वो कामयाब कारोबारों से जुड़े अनुभव का लाभ ले सकेंगे। आपको याद है, अभी फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया। और ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल हैं।
आपको पता है ना ट्विटर को कौन खरीद रहे थे? एलन मस्क। लेकिन अभी ऐसी न्यूज़ आई है कि उन्होंने उसे खरीदने से मना कर दिया। ट्विटर वालों ने कहा कि हम आप पे केस करेंगे। अब आगे देखते हैं होता है क्या। बाकी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हैं? देखो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, गूगल के कौन हैं? सुंदर पिचई हैं, और इन दोनों को पद्म भूषण से अभी सम्मानित किया गया था, ये बात याद रखना। बाकी गूगल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर दो जने थे, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और अभी इसी साल गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख कौन बनी थी? अर्चना गुलाटी बनी थी। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मिशन कुशल कर्मी नाम से एक योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया, और इसमें सरकार का लक्ष्य है इस कार्यक्रम के तहत एक साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना, और ट्रेनिंग के दौरान हुए वेतन के नुकसान की भरपाई के लिए निर्माण श्रमिकों को 4,200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। एक तो यहाँ के अभी उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर आप ही को देना है। क्या क्वेश्चन है? दिल्ली हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? नए बने हैं, बिल्कुल फ्रेश, ताजा ताजा। बताओ कौन बने हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रार्थना बत्रा ने। तो अभी साक्षी मलिक ने प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक है ये गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नाम की बुक को लॉन्च किया। प्रार्थना बत्रा ये भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी हैं। चलो मुझे बताओ, अभी सोनू फोगाट ने एक बुक लिखी है जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया। बुक का नाम क्या है? अष्टांग योग। और गौतम अडानी जो बिजनेसमैन है, उनकी जीवनी लिखी है RN भास्कर ने। बुक का नाम है गौतम अडानी द मेन वू चेंज्ड इंडिया। और राम बहादुर राय भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की इन्होंने बुक लिखी है जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया था। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका कौन बन गई? तो आंसर होगा रिताज हुसैन। तो गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी अरब के रिताज हुसैन बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। जब उनका यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ तब उनकी उम्र 12 साल 295 दिन 295 डेज थी। और बच्चों के लिए नॉवेल लिखने वाली रिताज ने बताया कि मैंने 6 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। गजब बात है ना। चलो बताओ, अभी भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको किसने लिखा? विनीत कार्निक ने। और गीतांजलि श्री का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहली भारतीय लेखिका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। इनके नॉवेल का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। और राजेश तलवार ने भी एक बुक लिखी है द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जुलाई। तो ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन पहली बार मनाया जा रहा है। कब? 7 जुलाई को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शांति और बहुराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वाहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना। थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि किस्वाहिली ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस तरह से मान्यता प्राप्त पहली अफ्रीकी भाषा है। वैसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। फिर 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। तो अब टोटल कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। चलो मुझे बताओ, अभी किस देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है? तो आंसर होगा कंबोडिया में। ये एक स्टिंगरे मछली है। भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, कहाँ पे लॉन्च हुआ? असम में। और सिक्किम की राज्य मछली कौन सी है? केटली है। अच्छा, एक और डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना भी तो एक प्रकार की मछली है, तो वो हम मनाते हैं 2 मई को। क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, जो आपको मिलेगी उड़ीसा में, तो इसमें कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई थी? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। 176। याद रखना भैया। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम तो देखो बड़ी लंबी है, लेकिन शुरुआत का इतना सा पोर्शन आप याद रख लो, 8 बिलियन की दुनिया। और याद रखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और अभी एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया गया कि अगले साल 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ करके दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। चलो, किसी चीज में तो नंबर 1 आएंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग विश्व नेताओं से हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अपील करने के अवसर के रूप में इसे मनाया जाता है। आपको बता दूं, मलाला यूसुफजई, इनका जन्म 1997 में पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 2008 में महिलाओं की शिक्षा की वकालत करना शुरू किया था। फिर 2012 में आपको बताया तालिबान ने उन पर हमला कर दिया था। और 2012 में पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। फिर 2014 में आप सभी जानते हो, 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली ये प्राप्तकर्ता बनी। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी इन्हें घोषित किया। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी सम्मानित किया गया था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम है ही नेम्ड मी मलाला, जिसे 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। उन्होंने वी आर डिस्प्लेस्ड नाम से एक अन्य पुस्तक भी लिखी है, जो दुनिया की यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों में जाने के उनके अनुभवों के बारे में बताती है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर होगा 12 जुलाई को। तो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को ये वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? यदि आप शानदार हैं तो प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का उपयोग करें। आप जानते हो 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया गया है। आपको याद होगा, अभी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया था हमने। बता सकते हो कब? 3 जुलाई को। चलो मुझे बताओ, अभी किस राज्य ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने, जिसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना। अभी डाबर ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। और किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड महिलाओं की 2022 की सूची में कौन भारतीय अमेरिकी को शीर्ष पर रखा गया है? तो आंसर होगा जयश्री उल्लाल। तो भारतीय मूल की हैं ये जयश्री उल्लाल, जो एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी है अरिस्टा नेटवर्क्स, उसकी अध्यक्ष और CEO हैं ये। और अभी इन्हीं को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया। इनकी कुल संपत्ति अभी मई 2022 तक $1.7 बिलियन है। वैसे ये फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर आती हैं। आपको बता दूं, अभी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए किसे चुना गया था? बबीता सिंह को। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD CEO बनी थी ए मणिमेखलाई। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत
किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो आंसर होगा 2023। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था 11 जुलाई को, उसी वक्त इस रिपोर्ट का ये 27वां संस्करण है। और इसमें क्या कहा गया कि नवंबर 2022 में पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन हो जाएगी और 2023 में इंडिया जो है ये चाइना को पछाड़कर पहले स्थान पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। आप जानते हो 2023 को हम बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा उड़ीसा में और 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। देश के शेरपा कौन बनाए गए? अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO। अच्छा आप बताओ नीति आयोग के भी नए CEO कौन बन गए और नए उपाध्यक्ष कौन बन गए? ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस प्रश्न में। वैसे भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। मैक्सिमम तो आप बता ही दोगे उत्तर प्रदेश की है। चलो बताओ अभी किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। देखो खारची का मतलब होता है पृथ्वी और इस त्योहार में क्या होता है 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। ये जो खारची पूजा है मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। कहाँ पे मनाया गया ये याद रखना है, त्रिपुरा में। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो त्रि आ रहा है तो ऐसे मत कर देना त्रिपुरा, ये केरल में मनाया जाता है। अभी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे बताओ? डॉक्टर मानिक शाह। किसकी जगह? बिप्लब कुमार देव की जगह। अच्छा एक प्रश्न और बताओ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, क्या वो त्रिपुरा से निकलती है? तो आंसर होगा यस। वैसे कौन कौन से राज्यों से निकलती है? टोटल 8 राज्य हैं। गुजरात से एंटर करती है, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा बीच में बांग्लादेश, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम से होते हुए निकलती है, ये याद रखना। अच्छा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये बताओ? अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो जहां पे हम डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं तो वहां इस तरह के प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हम उनको रिवाइज करते हैं। तो अब बताओ कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर होगा माही नदी। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी बता दो फिर। यह है लिम्पोपे, अफ्रीका की है। और भूमध्य यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह है कांगो नदी। और ये जो तीनों रेखाएं हैं कर्क, मकर और भूमध्य, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से निकलती है? वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? बड़ा सिंपल है ये तो, अफ्रीका आंसर होगा इसका। अच्छा कोकबोरोक ये किस राज्य की मूल भाषा है? तो याद रखना त्रिपुरा की है जिसकी कैपिटल अगरतला है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 4 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया ये आम फेस्टिवल 2022 किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसमें बताया गया कि पूरे विश्व के 65% आम भारत में मिलते हैं। आम महोत्सव से 2 प्रश्न आपको जरूर याद आएंगे करंट अफेयर्स के। अभी एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसने कहां पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था? तो आंसर होगा बहरीन में। और बताओ अभी हमारे खाद्य व उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहां पे मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया? तो आंसर होगा बेल्जियम में। अच्छा कच्चाई लेमन महोत्सव कहां पे आयोजित किया? तो आंसर होगा मणिपुर में। आपको याद है फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और सब्जियों के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 आ गया है महाराष्ट्र। और पूरी दुनिया में स्टील के उत्पादन में टॉप पर है चाइना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और बेटी के रूप में इतिहास रचा है? तो आंसर होगा संजय शर्मा और अनन्या शर्मा। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट एयर कोमोडोर संजय शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने इंडियन एयरफोर्स में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और बेटी बनकर के इतिहास रचा है। आपको बताएं आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? अभिलाषा बराक। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं।
और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अगर नेवल चीफ पूछूं तो आंसर करना आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और हमारे थल सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ अभी नए बने, मनोज पांडे उनका नाम है, 29 नंबर के। और आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं जुलाई 2022 में किस आईआईटी ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्टों ने नैनो मटेरियल का उपयोग करके सोडियम आयन आधारित बैटरी और सुपर कैपेसिटर डेवलप किए हैं, जिन्हें तेजी से चार्ज किया जा सकता है और ई साइकिल में इसको यूज किया जा सकता है। ये जो सोडियम आयन बैटरीज हैं ये बहुत सस्ती भी हैं कंपैरेटिवली लिथियम आयन बैटरीज से। क्यों? क्योंकि भारत में सोडियम के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास लिथियम के भंडार नहीं है। लिथियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही हैं, लेकिन वो बहुत महंगी है, 14-14, 15-15 लाख की है। एक कारण इसका ये भी है कि इनकी बैटरीज बहुत महंगी है। बैटरीज बनती है लिथियम आयन बैटरीज, ये लिथियम से बनती है और ये हमारे पास है नहीं। तो याद रखना, अभी आईआईटी खड़गपुर ने बनाई है ये फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज, काफ़ी तेज़ी से चार्ज होंगी और इनको बोला गया कि ये ई साइकिल्स वगैरह हैं, इनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किस देश को वर्ष 2022 से लेकर 26 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी पैनल में चुना गया है? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी भारत को 4 सालों के लिए यानी कि 2022 से लेकर 2026 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। अच्छा, अमूर्त धरोहर क्या होती है? वो धरोहरें जिसे हम छू नहीं सकते हैं, मतलब जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते। तो अभी इन्हीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया सन 2003 के कन्वेंशन के द्वारा। वैसे इंडिया पहले भी इसका मेंबर रह चुका है, 2006 से लेके 2010 तक, फिर 2014 से लेके 2018 तक और अब 2022 से लेके 2026 तक के लिए चुना गया। चलो मुझे बताओ, भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं? इंटेंजिबल साइट्स बोल दीजिए इंग्लिश में। तो आंसर होगा 14 है। और 14वीं कौन सी है? 14 नंबर की है दुर्गा पूजा, ये पश्चिम बंगाल की है। और 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है? टेंजिबल साइट्स आप बोल सकते हैं। तो आंसर होगा धोलावीरा, ये गुजरात की है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है ये। इससे पहले 39 नंबर की थी रामप्पा मंदिर, जो कि है तेलंगाना में। याद रखना, राजस्थान के किस नृत्य को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया? तो आंसर होगा कालबेलिया। देखो, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी जुलाई 2022 में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने किस शहर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से सुनना। तो अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संत रामानुजाचार्य जी की स्टेच्यू का अनावरण किया है। ये 4 फीट लंबी है, जिसे स्टेच्यू ऑफ पीस कहा गया है। अब यहाँ से आपके माइंड में 2 प्रश्न बन रहे होंगे कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के पाली में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था, जो कि जैनाचार्य श्री वल्लभ जी की स्टैचू थी, 151 इंच लंबी, जो कि अष्ट धातु से बनी हुई थी। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि संत रामानुजाचार्य जी की अभी स्टैचू स्थापित की तो थी प्रधानमंत्री जी ने, जो कि 216 फीट ऊंची थी और वो बैठी हुई अवस्था में स्टैचू थी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टैचू थी वो संत रामानुजाचार्य जी की। कहाँ पे? हैदराबाद में। उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी स्टैचू ऑफ नॉलेज आपको याद है, ये भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू है, जिसको स्थापित किया गया महाराष्ट्र के लातूर में। 70 फीट ऊंची है ये। भगवान बुद्ध की लेटी हुई शयन मुद्रा में सबसे लंबी स्टैचू बन रही है, प्रतिमा बन रही है, जो कि लगभग 100 फीट लंबी है। कहाँ पे बन रही है? बोध गया में, जिसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मैंने आपको बता ही दिया। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की है,
केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे है, साधु बेट द्वीप पर है, ये दुनिया की सबसे ऊंची है, 182 मीटर इसकी हाइट है। इसके वास्तुकार है राम वी सुतार। और अभी मोदी जी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था। और अभी मोदी जी ने ही आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति ब्रोंज से बनी हुई स्टैचू का अनावरण किया था, वो भी याद रखना। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका पढ़ने वाला स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, कोई फैमिली में हो गए, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों से कभी किसी कोई चार्ज के लिए नहीं बोला, तो कम से कम वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करा करें, इतना आप कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे एक मोटिवेटेड हम भी फील करते हैं, मेहनत करने में हमें ही मज़ा आता है। आप लोगों के लिए क्विज तैयार करते हैं कि हाँ आप टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, ताकि ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे, कम से कम एग्जाम होने तक। तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे बारे में ज़रूर सोचिए, वीडियोज़ के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि आप इन्हें लाइक शेयर नहीं करते, इनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आपको लगता है हाँ इन वीडियोज़ की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, थोड़ी बहुत अगर कुछ वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू ज़रूर करिए। बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है ये मानगढ़ पहाड़ी। ये वही पहाड़ी है जहां पर भील समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहे थे। ये बात है 17 नवंबर 1913 की। उस दिन अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चलवा दी थी और सभी की हत्या कर दी थी। इसी को मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। और इसी घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। वैसे आप जानते ही हो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। पर अब इस मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है, ये आप ध्यान रखना। राजस्थान की बात है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल गया है। यहीं पे दुनिया का तो तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। चलो आप मुझे बताओ, अभी राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी हम चर्चा करते हैं राजस्थान की। अभी आप बताओ। उसके अलावा भारत का पहला हाइब्रिड सौर व पवन ऊर्जा यानी कि सोलर और विंड एनर्जी संयंत्र प्लांट स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? जैसलमेर में। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। यहीं पे चलती है चिरंजीवी योजना, जिसकी बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को। और राजस्थान के किस पूर्व गवर्नर को पद्म विभूषण मिला? तो आंसर होगा कल्याण सिंह। ये राजस्थान के तो पूर्व गवर्नर थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसे आप जानते हो इस बार 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। कौन कौन? जनरल बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी मोदी जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 401 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ जी मंदिर क्षेत्र का भी उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 12 विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। लेकिन इस हवाई अड्डे का नाम याद रखना, आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा अगर स्टैटिक यहां से बन सकता है। देखो कि देवघर हवाई अड्डा ये कहां पर है जिसका भी उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में ग्राहकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस बैंक ने मेटावर्स आधारित वर्चुअल लाउंज यूनिवर्स लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 8 जुलाई को एक मेटावर्स आधारित वर्चुअल लाउंज यूनिवर्स इसको लॉन्च किया, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों को वर्चुअल रूप से दिखा सकेंगे, यानी कि शो कर सकेंगे, प्रदर्शित कर सकेंगे। और इस तरह वर्चुअल रूप से शॉप खोलने वाला ये पहला भारतीय बैंक बना है। तो याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के ये वर्चुअल लाउंज पहल शुरू की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1919 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक सेठ सीताराम पोद्दार हैं और वर्तमान में सीईओ, पहली महिला सीईओ बनी थी अभी, नाम है ए मणिमेखलाई।
तो इनका नाम याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की छत पर बनवाया गया। इस राष्ट्र प्रतीक का वजन 9,500 किलोग्राम का है। ये ब्रोंज से बना है और इसकी लंबाई है 6.5 मीटर की। और बताओ, ये नया संसद भवन ये कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट। हमारे 4 शेर वाले अशोक चिन्ह की बात करें तो इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनाया था। ये स्तंभ बात करें वर्तमान में वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। और इसे कब अपनाया गया ये पूछेंगे तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में चाइना और किस देश के बीच सी गार्जन अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी जुलाई के महीने में चाइना और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन 2 नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ये एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण है। कहाँ पे हुआ? शंघाई तट पर। इसकी थीम भी है समुद्री सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटना। उद्देश्य हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच अपनी सहयोग को बढ़ावा देना। चलो आप बताओ, शंघाई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे। याद रखना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते आगे। अच्छा, वैसे हम चाइना के साथ भी एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है हैंड इन हैंड। और चाइना के साथ में जो बॉर्डर लाइन बनाते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन बनाते हैं उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS में P का मतलब क्या है? तो आंसर होगा पेपर। PIMS की पूरी फॉर्म देख लो आप, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया, देखो कागज के जो कुछ विशेष प्रोडक्ट्स थे उनका जो आयात है वो अब तक मुफ्त में हो रहा था। आयात मतलब इंपोर्ट, अब भी मुफ्त में ही होगा, पर अब उनके आयात के समय उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। पर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए, जैसे कि करेंसी पेपर हो गए, बैंक बॉन्ड हो गए, चेक पेपर हो गए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर हो गए, इन सबको इससे बाहर रखा गया है। और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2022 से। PIMS की फुल फॉर्म याद रखना, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में जो भारत है ये इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? तो आंसर होगा 68 नंबर का। तो भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध के दृश्यों के बीच संबंध बनाने की अनुमति देगा। तो इंटरपोल के अनुसार CBI, जो इंटरपोल के मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, अभी ये डेटाबेस में शामिल हो गई है, जिससे भारत इससे जुड़ने वाला 68 नंबर का देश बन गया है। देखो, इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे।